हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का जैम कैम यूट्यूब चैनल पे स्वागत किया जाता है। अगर आप किसी भी एमएससी एंट्रेंस या फिर आईआईटी जैम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से पढ़रे ऐप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। थैंक यू। हेलो एंड गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी बच्चे। और भाई लॉकडाउन चल रहा है पूरे देश के अंदर, आप सभी अपने घर पे ही होंगे और काफी अच्छे प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप सभी अपनी। ठीक है, तो भाई हमने जो है जीओसी को स्टार्ट कर दिया था, जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमने स्टार्ट किया था, जिसमें मैं आपको बेसिकली इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के बारे में पढ़ा रहा था। तो हमने 2 क्लास कर ली है इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर बेसिकली। तो आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रेजोनेंस। ये पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बार बार परेशान करेगा, तो इसको एक बार ही काफी अच्छे से समझ लेना। इंडक्टिव अगर आपका 10% यूज होता है तो ये आपका लगभग 50 या 60% यूज देखने को मिलेगा रेजोनेंस का। तो मैथमेटिक्स पढ़ाने से पहले आपको रेजोनेंस पढ़ाना पड़ेगा, या फिर रेजोनेंस इफेक्ट पढ़ाने से पहले आपको पहले रेजोनेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। गुड इवनिंग रमेश, हेलो रुचिता, हेलो किरण, गुड इवनिंग, आप सभी को वेलकम। तो देखो भाई, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और बेस है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, है ना। बेसिक है, पूरा अच्छे से आना चाहिए। गुड इवनिंग रॉय, गुड इवनिंग, वेलकम आपका भी। अयानितिका, राम राम। अभिनय, समीक्षा, गुड इवनिंग, वेलकम सभी को। आशुतोष कहाँ पे भाई, आशुतोष को भी जल्दी से बुलाओ। चलो भाई स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस के टॉपिक को, बिल्कुल डिटेल में देखेंगे भाई। अब देखो कई बार है ना डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अगर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता, जैसे अगर मैं बात करूं जैम 2020 के एग्जाम की, तो जैम के 2020 एग्जाम में रेजोनेंस वर्ड यूज किया गया था एक क्वेश्चन में। जब मैंने आपको स्टीरियो में क्वेश्चन करवाया था ना, याद करो, तो उसमें रेजोनेंस वर्ड यूज किया गया था। तो रेजोनेंस की आपको काफी अच्छी जानकारी होनी चाहिए, बेसिकली रेजोनेंस क्या होती है। उसके बाद काफी बार यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन आ जाता है। गुड इवनिंग जगराता, दीपक, वेलकम सभी का। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर काफी अच्छा क्वेश्चन आता है। अगर कोई क्वेश्चन ना आए, यस यस किरण, मुझे पता है, यस हमारी फ्रेंड है बिल्कुल, आशुतोष एंड किरण, आप दोनों ने मतलब बताया इनको, काफी इन्होंने बताया मुझे, तो बहुत बहुत थैंक यू आपका भी। और ये आए हैं तो इनको जिस सोच के थ्रू ये मेरे पास आए हैं, उससे बेहतरीन चीजें इनको और आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करता रहूंगा मैं। ठीक है भाई, देखो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता ना भाई, इसके बिना आपके ऑर्गेनिक की रिएक्शन सोल्व होने वाली नहीं है। तो वेरी वेरी बेसिक टॉपिक, बेसिक एंड इंपॉर्टेंट, है ना। बेसिकली या आपका अगर आपको बिल्डिंग बनानी है केमिस्ट्री की, तो उसके लिए ईट ये रहेगी सर। यस यस, आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, यस यस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था जी सर। चलिए भाई अब शुरुआत करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि ये रेजोनेंस है क्या भाई। ठीक है, और हमें कैसे समझना है हमारे काम। तो भाई हमारे जो रिएक्शन है ना, वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगा ये। ठीक है, रुचिता भी हमारी फ्रेंड है, वी आर ऑल सेम कॉलेज, यस यस पता है मुझे, बिल्कुल पता है आप सभी का मुझे, और बहुत अच्छा भाई। ठीक है ना। और मैंने ना एक दिन सोचा है कि, है ना, मैं एक दिन आपके कॉलेज में यानी कि आपके शहर में भी आऊँ मिलने, पक्का। मैं जैसे एक बार लॉकडाउन ठीक होने दो, स्थिति ठीक होने दो एक बार अच्छे से, फिर मैं आपके शहर में आपसे मिलने भी आऊंगा, क्योंकि काफी स्टूडेंट हो गए हो आप, एक ही शहर से एक ही कॉलेज से, तो मैं आपको मिलने भी आऊंगा डायरेक्ट वहां पे। ठीक है ना, लेकिन एक बार ठीक होने दो सारी चीजें। चलिए भाई रेजोनेंस की बात करते हैं। रेजोनेंस क्या, देखो भाई रेजोनेंस की अगर बात की जाए तो हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, कैसा कंसेप्ट है, हाइपोथेटिकल है कंसेप्ट। हमें नहीं पता, हेलो अनामिका, हमें नहीं पता कि ऐसा रियलिटी में कुछ है या नहीं है। देखो बेसिकली इसको नॉलेज में आया कब ये टॉपिक, रेजोनेंस कब आपको नॉलेज में आया, तो इसको देखते हैं सबसे पहले। तो भाई सबसे पहले देखा जाए, मान लीजिए कि ये मेरे पास एक कंपाउंड है साइक्लोहेक्सीन, इसे बेसिकली बोलेंगे क्या भाई, इसको हम बोलते हैं, इस कंपाउंड को हम बोलते हैं साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, साइक्लो इसलिए 6 मेंबर की रिंग दिख रही है आपको, हेक्स इसलिए कि 6 है। हाँ सर जरूर आना, मोस्ट वेलकम, बिल्कुल। और इन का मतलब है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है। एक ऐसा ही कंपाउंड और होता है, आप सभी ने उसका नाम जरूर सुना होगा, इसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं भाई, इस कंपाउंड का जो नाम है वो बेंजीन होता है भाई। क्या होता है इस कंपाउंड का नाम, इस कंपाउंड का नाम बेंजीन होता है, बेंजीन। अब देखो भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है,
ठीक है, यस बिल्कुल। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ देखो, अब ये एक्सपेरिमेंटली चीजें नोट की जाती हैं। देखो एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ सभी स्टूडेंट को कि होता क्या है बेसिकली। पहले क्या होता है भाई, मान लो कोई थ्योरी आ गई, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई कार्बन कार्बन, जैसे मैंने आपको ये बात बोली कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की लेंथ सबसे ज्यादा होती है। अगर आप बॉन्ड लेंथ की बात करोगे ना, आशुतोष कहाँ पे भाई, आज आशुतोष नहीं आया क्या? बॉन्ड लेंथ की अगर बात करोगे तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है, सबसे ना बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये बेसिकली, और ये सही भी है भाई। इसके पीछे का रीजन होता है केमिकल बॉन्डिंग में कि यहाँ पे देखा जाता है कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग है ना, सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। यहाँ पे दो दो इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग है और यहाँ पे तीन तीन इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग है। अब देखो यार, जितनी ज्यादा शेयरिंग होगी, जितनी ज्यादा अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन में आपस, उतनी कम बॉन्ड लेंथ हो जाएगी। तो ये बिल्कुल सही बात है, एक्सपेरिमेंटली ये बिल्कुल राइट है। इसको देखा गया कि नॉर्मल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ शो करता है। अब हमने क्या देखा भाई, हमने इस चीज को नोट किया कि जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना साइक्लोहेक्सीन में, उसकी जो बॉन्ड लेंथ होती है वो होती है एक 154 पिकोमीटर। क्या होती है? 154 पिकोमीटर होती है। लेकिन जो आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है बेंजीन में, जो उसकी बॉन्ड लेंथ देखी गई वो आपका 139 पिकोमीटर देखी गई। यानी कि क्या इससे कम हो गई बॉन्ड लेंथ? तो क्या ये चीज ओके आया हूं सर मैं, तो पहले ही नेट स्लो था थोड़ा मेरा। ओके नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। अब एक चीज देखो भाई, यहाँ पे जब हमने ये वाला देखा ना, यहाँ पे जो आपकी कार्बन कार्बन जो डबल बॉन्ड की लेंथ दिख रही है वो 154 दिख रही है और यहाँ पे कम हो गई। क्यों कम होगी भाई, है ना? अब साइंटिस्ट को इसको समझना था काफी अच्छे से कि ये कम क्यों हो गई भाई। अगर कम होगी तो बेसिकली कहेंगे यार ये तो डबल बॉन्ड नहीं रहा हमारा। क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस डबल बॉन्ड में ये प्योर डबल बॉन्ड नहीं है ना? ये प्योर नहीं है ना? 100% प्योर डबल बॉन्ड ये नहीं है, क्योंकि अगर 100% डबल बॉन्ड होता तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती आपका, है ना? इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होती बेसिकली, एक मिनट रुकिए भाई, एक मिनट रुको। हाँ सॉरी, ये गलत बताया मैंने, ये सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये जो है ना भाई, ये आपका जो है ये जो बॉन्ड लेंथ है ये आपका सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है भाई, ये वाली। ठीक है, सॉरी भाई, ये ना आपका जो है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। सिंगल बॉन्ड की है ये, है ना? इसके अंदर कितनी दिख रही है ये, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है ना, तो ये सिंगल बॉन्ड की है। अगर आप डबल बॉन्ड का डाटा की बात करोगे, अलग से लिख देता हूँ यहाँ पे, डबल बॉन्ड की जो देखी जाती है साइक्लोहेक्सीन में कम देखने को मिलेगी भाई। डाटा ये बेसिकली आपका ये होती है आपका 134 पिकोमीटर। और इसके अंदर जो बेंजीन के अंदर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, मुझे बताओ कि कम होगी या ज्यादा होगी? बिल्कुल ज्यादा होती है भाई। कितनी होती है वो? 139 पिकोमीटर ही होती है भाई। वो कितनी होती है? यानी कि देखो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड की भी जो बॉन्ड लेंथ है, देखो एक चीज नोट करो भाई, काफी अच्छे से समझना इस पॉइंट को, कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड इसके अंदर साइक्लोहेक्सीन के अंदर आप कोई भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले लो। फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया, मैंने देखा कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ नजर आ रही है इस कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की, वो कितनी है? वो 154 पिकोमीटर है। और यहाँ पे जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो भी आपका 139 पिकोमीटर है। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की भी बॉन्ड लेंथ आपका 139 पिकोमीटर है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारी ऐसी रिएक्शन भी देखी गई, जैसे ये देखा गया कि अगर आप अगर आप साइक्लोहेक्सीन की रिएक्शन करवाते हैं Br2 वाटर के साथ, इसके साथ ब्रोमीन वाटर के साथ, तो ये डीकलराइज कर देता है। इसका जो बेसिकली क्या ब्राउन कलर होता है, तो ये क्या कर देता है भाई? डीकलराइज। इसको बेसिकली क्या बोलेंगे? डीकलराइज दी ब्राउन कलर, उसको डीकलराइज कर देगा। लेकिन ये चीज हमने यहाँ पे देखी बेसिकली कि जब आप बेंजीन की रिएक्शन करवाते हो Br2 के साथ, तो फिर वहां पे आपका कोई चेंज देखने को नहीं मिलता है। बेसिकली मैं ये कह सकता हूँ कि इन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस। देखो भाई, डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी था और डबल बॉन्ड तो यहाँ पे भी है, लेकिन ये आपका कोई कलर शो करता नहीं है, बेसिकली डीकलराइज करता नहीं है। ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड सेम होता है। यस, ड्यू टू रेजोनेंस बॉन्ड लेंथ इन बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड होता है
ठीक है, देखेंगे अभी। उसके बाद देखो हमने देखा कि नॉर्मल जो आपका बेसिकली जो आपके एल्कीन होते हैं, बेसिकली अनसैचुरेटेड बॉन्ड जो होते हैं आपका कार्बन कार्बन ये वाला हो गया, ये बेसिकली आपका एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। लेकिन बेंजीन के अंदर देखो, मैंने कल भी आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था, अगर याद हो, कि एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखा जाता है कि ये वाला जो है बेसिकली ये क्या शो करता है भाई, ये आपका एडिशन रिएक्शन शो करता है। इसमें कोई ना कोई एडिशन होता है इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, बट यहाँ वाला जो बेंजीन होता है बेसिकली वो क्या रिएक्शन शो करता है, वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। तो ये सारी चीजें एक्सपेरिमेंटली इन चीजों को ऑब्जर्व किया गया है। अब पहले क्या हुआ भाई, पहले तो हमने बना रखी थी ये बात कि कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड यहाँ पे हो या वहां पे हो, उनकी तो बॉन्ड लेंथ सेम होनी चाहिए, 134 पिकोमीटर होनी चाहिए यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी 134 पिकोमीटर होनी चाहिए, बट यहाँ पे ज्यादा क्यों हो गई। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी बनाई जाती है ना। और थ्योरियों में पता है कि आपको देखो बहुत सारी मिस्टेक्स भी आती है, बहुत सारी ड्रॉबैक्स भी आती है। तो इस थ्योरी का नाम है भाई रेजोनेंस। इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक फिनोमिना एक्सप्लेन किया गया जिसे बेसिकली बोला जाता है आपका रेजोनेंस। प्योरली हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है, हाइपोथेटिक। तो ये बात समझ में आई इसको, क्योंकि लग रहा है कि इनमें कुछ बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस किस वजह से आया होगा, इसी कंसेप्ट को बेसिकली आपका बोला जाता है रेजोनेंस। समझ में आई भाई बात। अब बात करते हैं भाई ये रेजोनेंस क्या है। तो रेजोनेंस कब नॉलेज में आता है, रेजोनेंस जब नॉलेज में आता है जब, हिंदी में लिख दूं भाई, if a single structure of a compound, if a single structure of compound does not explain all its property, ठीक है। देखो जब भी आपको लगे कि इस कंपाउंड की जो सिंगल स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है, ठीक है, इफ अ सिंगल स्ट्रक्चर ऑफ अ कंपाउंड डज नॉट एक्सप्लेन इट्स ऑल प्रॉपर्टी, देन उस स्ट्रक्चर को या उस कंपाउंड को, उस स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, उस स्ट्रक्चर का जो नाम दिया जाता है उसको बेसिकली बोलते हैं कि वो कैसी होती है, ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, एरोमेटिसिटी विल बी लॉस्ट इन बेंजीन अंडरगो, यस। अब देखो एरोमेटिसिटी भी तो एक प्रकार से रेजोनेंस ही होती है। एरोमेटिसिटी इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस, ओके। एरोमेटिसिटी भी एक रेजोनेंस ही है। तो रेजोनेंस समझो, एरोमेटिसिटी अपने आप समझ में आएगी, ठीक है। उसकी कुछ स्पेसिफिक कंडीशन होती है, लेकिन वो भी देखना, वहां पे भी यही पॉइंट। तो इन स्ट्रक्चर को देखो भाई क्या बोला जाता है, इन स्ट्रक्चर को पहला जो वर्ड यूज किया जाता है वो बोला जाता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है भाई, आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। दूसरा जो नाम दिया जाता है इनको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी नाम दिया जाता है, कैनोनिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर। और तीसरा जो नाम दिया जाता है वो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी इन्हें बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बोला जाता है। एंड ये जो स्ट्रक्चर होती है ये आपका हाइपोथेटिकली होती है ना, हमें पता नहीं है कि ऐसा कुछ है या नहीं। तो ये जो सारी जितनी भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती हैं वो रियल स्ट्रक्चर नहीं होती हैं, वो हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होती हैं। रियल स्ट्रक्चर जो होती है उसको बेसिकली बोला जाता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, ठीक है ना। अब बोलेंगे रेजोनेंस में लिखेंगे a single structure which can explain, देखो है ना। अब इसको बेसिकली रेजोनेंस हाइब्रिड क्या बनता है, मिक्सचर ऑफ, बेसिकली हम ऐसे बोल सकते हैं कि मिक्सचर ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूशन ऑफ द ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर टू फॉर्म a structure which explain all the property of the compound is called resonance hybrid। सर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी क्यों इंक्रीज होता है, रेजोनेंस एनर्जी के बारे में थोड़ा बताना। टेंशन मतलब आशुतोष बिल्कुल अच्छे से बताऊंगा कि क्यों ऐसा होता है, सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे बिल्कुल डिटेल में। रेजोनेंस हाइब्रिड बोल सकते हैं सर, किसको बोल सकते हैं भाई, उस स्ट्रक्चर को। देखो ऐसी कोई भी स्ट्रक्चर है ना, वो देखो क्या कि इन सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलके एक स्ट्रक्चर बनती है ना। इन सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मिलके क्या बनती है आपका, है ना, एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है ना। मिक्सिंग ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना, उनसे उसको जो बेसिकली वही आपकी रियल स्ट्रक्चर भी होती है और वही सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन भी करती है। उस स्ट्रक्चर को बोला जाता है आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइब्रिड रेजोनेटिंग या हाइब्रिड स्ट्रक्चर बेसिकली उसे बोलते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड वर्ड उसके लिए हम यूज करते हैं,
क्या वर्ड यूज करते हैं भाई हम? रेजोनेंस हाइब्रिड वर्ड यूज किया जाता है, और वही उस कंपाउंड की रियल स्ट्रक्चर होती है। अब ये कैसे बनता है इसका एक्सप्लेन करेंगे, यही उस कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करती है। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे भाई, थोड़ा सा और इंतजार बनाए रखे, बिल्कुल मैं बेस से लेके चल रहा हूँ चीजों को, तो इतनी बात आपको समझ में आई भाई। ठीक है, अब है ना, आपको कैसे पता लगेगा कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है ना? आपको कैसे पता लगेगा कि रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा? तो कंडीशन फॉर रेजोनेंस की बात करते हैं। ठीक है, कंडीशन फॉर रेजोनेंस, कंडीशन फॉर क्या बोलते हैं भाई? रेजोनेंस के लिए क्या क्या कंडीशन होती है भाई? तो रेजोनेंस के लिए बेसिकली दो कंडीशन आपकी देखी जाती है भाई। ठीक है, रेजोनेंस के लिए क्या देखी जाती है भाई? रेजोनेंस में होता क्या है आपका, है ना, रेजोनेंस में बेसिकली होता क्या है आपका? ट्रांसफर या डीलोकलाइजेशन। पहली बात तो एक वर्ड यूज किया जाता है, देखो मैं आपको दो एग्जांपल लिख रहा हूं पहले यहाँ पे, उसको समझना। CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे मैंने लगा दिया NH2, तो यहाँ पे एक लोन पेयर रहा होगा। क्या वो लोन पेयर नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में रहा होगा? ये बात समझ पा रहे हो? क्योंकि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन की अगर आप हाइब्रिडाइजेशन लिखोगे तो वो क्या आएगी? 1s2 2s2 एंड 2p3 आएगी। क्या वो जो लोन पेयर है वो नाइट्रोजन के p ऑर्बिटल में रहा हुआ? यस, बोल सकते हैं p ऑर्बिटल में रहा हुआ। तो एक ये एग्जांपल लिखा मैंने, और एक मैं ये वाला एग्जांपल लिखता हूं कि देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो गया बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH3 ऐसा का ऐसा हो गया, और यहाँ पे बेसिकली मैंने NH2 लगा दिया। अब देखो भाई, ये वाला जो है आपका, ये वाला, इस वाले लोन पेयर को बहुत बेसिकली बोला जाता है डी, इसको बोला जाता है लोकलाइज्ड। क्या बोलते हैं? लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन या लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, आप जो भी बोलो। क्यों? क्योंकि ये जो लोन पेयर है यहाँ पे फिक्स है, ये कभी भी यहाँ से जाने वाला नहीं है, तो इसको बोला जाता है लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। डीलोकलाइजेशन अलग होता है, लोकलाइजेशन है बेसिकली ये। लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, ये क्या हो सकता है भाई? ये यहाँ पे आपका बेसिकली ट्रांसफर हो सकता है। इसको देखेंगे कि क्यों ट्रांसफर होता है। ये बेसिकली यहाँ पे आपका ट्रांसफर हो सकता है। ये वाला जो लोन पेयर कभी यहाँ पे इस नाइट्रोजन पे भी है ये, ठीक है, और ये वाला जो लोन पेयर बेसिकली यहाँ पे भी चला जाता है, ये वाला लोन पेयर आपका यहाँ पे भी चला जाता है। इसी को बेसिकली आपका क्या बोला जाता है? इस पेयर को, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को बोलते हैं डीलोकलाइजेशन। क्या बोला जाता है? डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पे डीलोकलाइजेशन होता क्यों है? तो देखो भाई, डीलोकलाइजेशन का काम का मतलब क्या होता है? रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन क्या है? अब दोनों कंडीशन की बात करते हैं। तो रेजोनेंस के लिए पहली कंडीशन है कि कंपाउंड शुड बी प्लेनर। ऑल द एटम्स, देखो रेजोनेंस के लिए कंडीशन की अगर बात करोगे तो बेसिकली यहाँ पे लिखेंगे जो भी एटम्स है ना, जो एटम्स पार्टिसिपेट करते हैं रेजोनेंस में वही एटम पार्टिसिपेट करेंगे जो सेम प्लेन में होंगे। बेसिकली क्या होंगे? सेम प्लेन में होंगे। इसका मतलब क्या होता है भाई? सेम प्लेन का मस्ट बी लाइन इन द सेम प्लेन, मतलब कि ज्यादातर जो हमें देखी जाती है ना रेजोनेंस, जो आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी वो आपका sp हाइब्रिडाइजेशन या sp2 हाइब्रिडाइजेशन में देखने को मिलती है। और सबसे ज्यादा जो आपको रेजोनेंस देखने को मिलती है वो sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल में देखने को मिलती है। अब ये sp और sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या होते हैं भाई? ये देखो भाई, बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास क्या होता है कि एक प्योर 1s का ऑर्बिटल होता है, एक आपका 1p। जैसे रेजोनेंस एक कंसेप्ट है ना, ऐसे ही कंसेप्ट होता है हाइब्रिडाइजेशन, वो भी एक हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। ठीक है, इस कार्बन एटम sp भी हो सकता है और sp2 भी हो सकता है। अभी डिस्कस करेंगे, दोनों बातें डिस्कस करेंगे। तो भाई आपका एक s और एक p बेसिकली ये आपका होंगे, तो ये क्या करते हैं? इंटरमिक्सिंग करते हैं, एक दूसरे को मिक्स करेंगे, और यहाँ पे आपको दो sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। इसी प्रकार एक s होता है और दो p ऑर्बिटल जब आपका इंटरमिक्सिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको तीन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं। ये जो दो ऑर्बिटल आपको देखने को मिलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो आपका कुछ इस तरीके से प्लेन में होते हैं, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है वो भी बेसिकली, जिसका नाम दिया जाता है लीनियर बोलते हैं बेसिकली। और ये जो तीन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हमें देखने को मिलते हैं, ये बेसिकली आपका कुछ ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री शो करते हैं। होते एक प्लेन में ही है, होते क्या भाई? आपका एक प्लेन में ही है बेसिकली, होते एक प्लेन में ही है।
ठीक है, एक प्लेन में ही होंगे, इसीलिए इनको एक प्लेन में रहता है। तो पहले कंडीशन रेजोनेंस की क्या है, कंपाउंड जहां तक भी रेजोनेंस हो रहा हो, ऐसा नहीं है कि पूरे, अगर ऐसा नहीं है कि आपको लगे कि इस कंपाउंड में, देखो उसको समझाता हूं कि इसका मतलब क्या है। तो एक बार पहली बात ये हुई, उसके बाद मैं कवर करूंगा उसको अच्छे से। दूसरा पॉइंट क्या है भाई, यहाँ पे कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉन्जुगेशन मस्ट बी प्रेजेंट। कॉन्जुगेशन क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। एक तो आपके जो एटम्स है जहां पे रेजोनेंस हो रही है वो सारे प्लेन में होने चाहिए, उनके हाइब्रिडाइजेशन sp2 होने चाहिए, और दूसरा वहां पे आपका कॉन्जुगेशन होना चाहिए। अब ये कॉन्जुगेशन क्या होता है भाई, कॉन्जुगेशन का मतलब आप क्या समझते हो, तो इसका मतलब बेसिकली होता है आपका, अगर मैं बोलूं पैरेलल p ऑर्बिटल्स का होना भाई, किसका, पैरेलल p ऑर्बिटल्स का। अगर यहाँ पे हो रहा है p ऑर्बिटल, पैरेलल p ऑर्बिटल्स जो आपको यहाँ पे दिखेंगे, उसी का मतलब होता है कि कॉन्जुगेशन। पैरेलल p ऑर्बिटल्स का अगर आपका होना, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम d की भी बात करेंगे, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में हम d की भी बात करेंगे। पैरेलल p ऑर्बिटल्स को ही बेसिकली क्या बोला जाता है, कॉन्जुगेटेड सिस्टम बोला जाता है भाई। क्या बोला जाता है बेसिकली, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। यानी कि पैरेलल p ऑर्बिटल्स आपको अगर दिखे तो देखो भाई, रेजोनेंस के लिए दो चीजें रिक्वायरमेंट होती है। एक तो आपके पास आपके जो है हाइब्रिडाइज जो एटम्स वो प्लेन में होने चाहिए, और दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां पे ना पैरेलल p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, ताकि उन पैरेलल p ऑर्बिटल में आपका डीलोकलाइजेशन हो सके। अब इसका मतलब क्या कि कॉन्जुगेशन कितने टाइप की होती है, तो कॉन्जुगेशन बहुत टाइप की होती है ना। पैरेलल p ऑर्बिटल्स का मतलब क्या होता है भाई, इसको मैं एक बार समझा देता हूं एक एग्जांपल से, है ना। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं भाई इसके लिए, तो देखो मैंने लिया यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और बेसिकली मैंने यहाँ पे लिया आपका CH2 पॉजिटिव। ये बेसिकली आपका क्या है, कार्बोकेटाइन। सर कितनी तरह के कॉन्जुगेशन होते हैं जरा बता देना। बिल्कुल अभी ना टेंशन ही मत लो, वो तो मुझे बताना ही है ना। इतने तरह के बता दूंगा, आप सभी ने सुने नहीं होंगे। देखो यार, इसको अगर मैं इसका मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाऊं कुछ इस तरीके से, है ना, इसका जो डायग्राम है अगर बना के दिखाया जाए तो ये कुछ इस तरीके का आपका यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, ये वाली बात। ठीक है, अब देखना भाई, ध्यान से समझ लेना एक एक बात को, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, ठीक है ना। तो देखो क्या है बात बेसिकली यहाँ पे, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यहाँ पे बेसिकली। अब देखिए भाई, ये जो यहाँ पे अगर कार्बन की बात की जाए, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर वो 6 होता है, तो क्या इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1s2 2s2 एंड 2p2 होते हैं। यानी कि p में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेसिकली, अगर आप दिखाया जाए। और एक्साइटेड स्टेट में जब आप लेके जाओगे तो हम क्या दिखा देते हैं यहाँ पे कि एक s में होता है, 2s में, एक 2s में, और एक px में, एक py में, और एक pz में। ये जो p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं ना, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। इस चीज को समझो भी। देखो अगर मैं इसको मानूं ये मेरा px है, अगर मैंने इसको px माना है, तो आपकी तरफ एक py ऑर्बिटल्स नजर आ रहा है, और मेरी एक ऊपर की तरफ एक क्या नजर, pz ऑर्बिटल्स। ये आपका, ये देखो कुछ इस तरीके से आप जैसे भी देखना चाहो देख सकते हो, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं भाई। ठीक है, अब ओवरलैपिंग क्या होती है भाई, एक्सियल ओवरलैपिंग होती है और पैरेलल ओवरलैपिंग होती है। अब मैं मान लेता हूं भाई बेसिकली ये कार्बन है, इसने देखो यहाँ पे एक p ऑर्बिटल जो है इसका, मैं मान लेता हूं कि इसने क्या क्या की होगी। अब बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट आता है यहाँ पे। मैंने कल आपको एक बात बताई थी पहले दिन ही कि ये देखो भाई, इसने तीन सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। यहाँ पे भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। यहाँ पे भी 3 है, तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2 है। इन सभी के हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। क्या ये सारे एक प्लेन में है, ये सारे एक प्लेन में है। अब देखो भाई, अगर sp2 है तो यहाँ पे देखो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक शेयरिंग हो गई, तो मान लिया कि यहाँ पे 1s और 1s की शेयरिंग होगी, मैं मान लेता हूँ समझाने के लिए आपको। ठीक है, या यहाँ पे आपका जो px है और वो 1s की हो गई, यहाँ पे py है, और आपकी जो है एक की और आप जो भी शेयरिंग लगाओ, या वैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। तो बेसिकली क्या है यहाँ पे आपका एक है ना, ये मैं केमिकल बॉन्डिंग में काफी अच्छे से समझाऊंगा। यानी कि यहाँ एक आपका क्या है, ऑर्बिटल्स है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पैरेलल ओवरलैपिंग होती है ना, एक्सियल ओवरलैपिंग, देखो ये है, जैसे इसको ऐसे समझो कि ये मेरा px था, ये मेरा px था, या pz मान लो इसको। क्या ये pz माना pz। अब ये pz ने सबसे पहले ओवरलैपिंग की, ये एक एक्सिस पे आके मिलते हैं, और हमेशा सबसे पहले एक्सियल ओवरलैपिंग होती है।
हमेशा सबसे पहले एक्सियल ओवरलैपिंग होती है। तो ये एक्सियल ओवरलैपिंग हुई, ये दोनों एक दूसरे से मिले। अब जैसे ही एक्सियल ओवरलैपिंग हुई, ये वाले देखो दोनों प्लेनर है एक दूसरे के, पी ऑर्बिटल्स, ये वाले भी प्लेनर है, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं। तो वो बेसिकली जो आपकी एक्सियल होती है ना, उसके परपेंडिकुलर, अगर एक्सियल ऐसे हुई है, अगर आपकी एक्सियल ओवरलैपिंग ऐसे हुई, तो उसके परपेंडिकुलर ये पी ऑर्बिटल्स हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं, अब ये डबल बॉन्ड कैसे बना हुआ, डबल बॉन्ड का मतलब क्या कि इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया हुआ और इन दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शेयर किया हुआ। अब यहाँ पे भी तो एक पी ऑर्बिटल्स है, लेकिन उसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है भाई, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, उसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है। अब ये खाली है पी ऑर्बिटल, वैकेंट पी ऑर्बिटल है बेसिकली। तो अब ये ऐसा देखा जाता है कि ये जो आपको बॉन्डिंग दिख रही है ना, कभी ये बॉन्डिंग यहाँ पे होती है, और जब इसकी देखा जाता है कि कभी कभार ये जो बॉन्डिंग, कभी कभार क्या, ये फ्रीक्वेंटली चलता रहता है कार्यक्रम ऐसे ही। तो कभी कभी हमें ये जो बॉन्डिंग है, ये जो कार्बन आपका यहाँ पे है, ये जो कार्बन आपका यहाँ पे है, और ये जो कार्बन यहाँ पे है, इस बार ये बॉन्डिंग क्या होती है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। ये देखो, कोई भी जब आप बॉन्ड ब्रेक करते हो ना, बॉन्ड ब्रेक करने से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। मान लो कि कोई ए बी बॉन्ड था, ये ए बी बॉन्ड है, जब भी आप बॉन्ड ब्रेक करते हो, तो जिस डायरेक्शन में आप बॉन्ड ब्रेक करते हो, जिस डायरेक्शन में आप बॉन्ड ब्रेक करते हो, वहां पे नेगेटिव चार्ज दिखाते हैं, और जिस डायरेक्शन की तरफ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं वहां पे पॉजिटिव चार्ज दिखाते हैं। और ये डायरेक्शन आपको दिखानी, बॉन्ड उस तरफ ब्रेक किया जाता है जो आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, क्या हो, आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, या फिर वहां पे कुछ आपको ऐसी कंडीशन दिख रही हो कि ये। तो क्या होता है बेसिकली, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहां से हटके इसके साथ आपका देखा गया, फिर ये वाला देखा गया, तो ये यहां से देखा गया, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इस डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, देखो वर्ड क्या यूज किया गया, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, इसको बेसिकली क्या बोला गया, पाई इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। Delocalization of pi electron through parallel p orbitals is called resonance, is called conjugation। समझ में आई बात, बोलो भाई। The delocalization of pi electron through parallel p orbitals is called conjugation। और conjugation ही सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी कहानी है, किसके लिए, किसके लिए, आपका, हमने पहले देख लिया पूरा कंपाउंड प्लेनर रेजोनेंस के लिए। अब conjugation कितने टाइप का होता है, तो मेरे हिसाब से conjugation के लिए सबसे पहली चीज क्या कि पैरेलल p ऑर्बिटल्स का होना। जब तक पैरेलल p ऑर्बिटल्स नहीं होंगे वहां पे conjugation देखने को नहीं मिलेगा, फिर ठीक है, रेजोनेंस वहां पे देखने को नहीं मिलेगा। पैरेलल पी ऑर्बिटल्स का होना बड़ा जरूरी है, अगर पैरेलल पी ऑर्बिटल्स नहीं है फिर वहां पे आपका कॉन्जुगेशन नहीं होगा। तो अब कहाँ कहाँ कौन कौन कितने टाइप का कॉन्जुगेशन होता है, तो आइए उसकी बात करते हैं, और ये सबसे काम आएगा आपको। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन। तो टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की बात करते हैं भाई। तो मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले, है ना, टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो आपका कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है आपको, वो देखने को मिल सकता है, देखो इसको मैं ऐसे दिखाता हूँ, है ना, मैं सिर्फ आपको बॉन्ड बॉन्ड दिखा रहा हूँ, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ऐसा कभी दिखे कि डबल सिंगल डबल, तो वो एक कॉन्जुगेशन का टाइप हो सकता है। अगर आपको डबल सिंगल डबल देखने को मिले, वो एक कॉन्जुगेशन का टाइप है। दूसरा बेसिकली आपको जो देखने को मिल सकता है, कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड और बेसिकली यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ये भी एक कॉन्जुगेशन का टाइप होता है। क्योंकि ये जो ट्रिपल बॉन्ड बनाना, इसमें दो बॉन्ड तो पैरेलल ओवरलैपिंग से बने हैं, यानी कि हमें तो एक ही पी ऑर्बिटल्स की जरूरत होती है वैसे तो, जो पैरेलल हो रेजोनेंस के लिए, लेकिन यहाँ पे बने हैं तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है इसमें भी हमें। उसके बाद देखो ये बात हुई, उसके बाद जो तीसरा आपको देखने को मिल सकता है कॉन्जुगेशन, वो है आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और उसके बाद आपको यहाँ पे दिखने को मिल सकता है पॉजिटिव चार्ज, यानी कि कार्बोकटाइन, यानी कि डबल बॉन्ड, सिंगल और पॉजिटिव चार्ज। फोर्थ टाइप का जो आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है वो है आपका कार्बन कार्बन, और यहाँ पे बेसिकली आपका नेगेटिव चार्ज देखने को मिल सकता है। फिफ्थ टाइप का जो आपको कॉन्जुगेशन देखने को मिल सकता है वो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल देखने को मिल सकता है, फ्री रेडिकल देखने को मिल सकता है। सिक्स्थ जो आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आपको लोन पेयर देखने, और जरूरी नहीं कि कार्बन, जरूरी नहीं है कि कार्बन हो, बेसिकली इनको आप ए बी सी डी बोल सकते हैं, ये बात जरूर नोट कर ले भाई, ये जरूरी नहीं है कि ये कार्बन हो। यहाँ पे बेसिकली मैं पहले बता रहा हूँ, नॉट फॉर ओनली कार्बन, कोई भी ऐसा स्पीसीज जो sp2 या sp हाइब्रिडाइजेशन शो करे, जो प्लेनर हो,
और वो शो करेगा ये सारी चीज प्रॉपर्टी। उसके बाद जो 6th टाइप का आपको देखने को मिलता है, 7 टाइप का जो आपको देखने को मिल सकता है, वो आपको कुछ ऐसा स्पीसीज की लोन पेयर हो ना, इसको मैं बेसिकली ए बोल देता हूँ, और इसके ऊपर बेसिकली कैसा चार्ज आए, पॉजिटिव चार्ज। कल मुझसे किसी ने पूछा था बैक बॉन्डिंग के बारे में, भाई कल किसी स्टूडेंट का व्हाट्सएप पे मैसेज आया था कि बैक बॉन्डिंग समझ में नहीं आई, मुझे नाम तो नहीं पता कौन था, शायद है ना, था भाई, पाई बॉन्ड हो, बस पाई बॉन्ड हो, जरूरी नहीं है पाई बॉन्ड हो। देखो यहाँ पे कोई पाई बॉन्ड नहीं है, देखो 7th के केस में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पे पैरेलल पी ऑर्बिटल्स है। जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड हो, अभी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि पाई बॉन्ड हो। 8th जो आपको देखने को मिल सकती है, वो आपको देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज हो और यहाँ पे आपका बेसिकली पॉजिटिव चार्ज हो, तो ये भी एक आपका कॉन्जुगेशन ही होता है। उसके बाद जो 9 टाइप का आपको देखने को मिल सकता है, मैंने पूछा था, अच्छा जगराता ये एक है ना, वो रेजोनेंस ही है बेसिकली, वो आपका बैक बॉन्डिंग का मतलब मैं भी समझाता हूँ, बैक बॉन्डिंग का मतलब मैं भी डिटेल में समझा दूंगा काफी अच्छे से। एक बार आप देखो इनको, बाकी चीजों को तो कोई डाउट नहीं हो जब तक आपको मैं समझाता हूँ बाकी के पॉइंट्स आपको। तो जैसे कि ये वाला भी एक कॉन्जुगेशन का टाइप बन सकता है भाई आपका, ठीक है, लोन पेयर पॉजिटिव चार्ज मैंने दिखा दिया है आपको। तो ये बेसिकली कुछ आपके और भी हैं भाई, जैसे ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है, जो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में दिखाए ना आपको, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड, यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो। इसी प्रकार आप यहाँ पे और क्या क्या दिखा सकते हैं भाई, 10th जो बेसिकली आप दिखा सकते हैं कि वो ये दिखा सकते हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो और यहाँ पे आपका नेगेटिव चार्ज हो, है ना। 11th जो आप दिखा सकते हैं, देखो भाई कार्बन कार्बन की बात नहीं कर रहा मैं, कोई भी हो सकता है, फिर से कह रहा हूं। अब ये और कंडीशन, ए डबल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, अगर ऐसा ये वाला भी कॉन्जुगेशन हो सकता है। कुछ केस ऐसे देखने को मिलते हैं जहां पे डबल डबल भी कॉन्जुगेशन करते हैं, CO2 बेस्ट एग्जांपल है उसका। इन सभी में कॉमन बात है, इन सभी में कॉमन बात क्या है कि इन सभी के पास पैरेलल p ऑर्बिटल्स हैं, पैरेलल p या d ऑर्बिटल्स होते हैं। सर 7th केस को मेसोमेरिक बोल सकते हैं, ज्यादा स्टेबिलिटी देता है एज कंपेयर टू रेजोनेंस। यस बिल्कुल बोल सकते हैं, 7th केस मेसोमेरिक का ही एक टाइप है, बेसिकली डिस्कस करेंगे उसे। लेकिन है ना 7th केस को ही मेसोमेरिक मत बोलिए आप है ना 6th केस को भी मेसोमेरिक बोल सकते हैं। 6th एक ऑल्सो मेसोमेरिक है। सर नहीं सर, आपने बोला कि कार्बन नहीं कोई और एटम हो तो वहां पे पाई बॉन्ड हो, एज्यूम ये जरूरी है? नहीं जरूरी है, नहीं जरूरी है, ऐसा जरूरी नहीं है भाई पाई बॉन्ड हो। जैसे कि पर्टिकुलर ये वाला एग्जांपल ले लो आप, देखो ये वाला एग्जांपल ले लो, अभी कुछ एग्जांपल देखना, मैं कुछ बैक बॉन्डिंग मैं बताता हूँ कि बैक बॉन्डिंग कैसे एक रेजोनेंस होती है भाई। इन जनरल ये BF3 है आपका, क्या है ये आपका BF3 है। इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो क्या होती है भाई, इस बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। इसका मतलब क्या है कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो यहाँ पे भी आपका एक पैरेलल p ऑर्बिटल्स, यहाँ पे एक वैकेंट p ऑर्बिटल्स होता है। ये क्या है आपका, यहाँ पे इसके अगर बोरोन का बना के देखोगे बोरोन का, तो यहाँ पे एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है। इसी प्रकार आपने सुना होगा कि फ्लोरीन के पास तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये देखो यहाँ पे जो आपका वैकेंट ऑर्बिटल है ना, बोरोन के पास 2p में वैकेंट होता है। बोरोन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 और 2p1। अब 2p1 ये तो इंटरमिक्सिंग करके देखो ये क्या होता है, बेसिकली मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा ये सारी बातें, लेकिन देखो मैं समझा देता हूं आपको बेसिकली होता क्या है। ये 2s हो गया, ये आपका 2p हो गया। अब यहाँ पे जब इसके एक्साइटेड स्टेट बनाऊंगा तो ये है, अब ये 3 तो आपका ओवरलैपिंग करके 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बना लेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो ना, ये एक आपका वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, ये आपका वैकेंट p ऑर्बिटल पड़ा हुआ है। और यहाँ पे फ्लोरीन के पास ऐसे ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है 2p के अंदर ही। तो ये क्या करता है, इसने देखा कि इसके पास बेचारे को जरूरत है, क्यों जरूरत है इसको, अब बात है कि इसको जरूरत क्यों है, ये फ्लोरीन इसको लोन पेयर डोनेट क्यों करेगा, इसलिए डोनेट करेगा क्योंकि इस कंपाउंड का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो ये बेसिकली इसको क्या करता है, कोऑर्डिनेट कर देता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, इस लोन पेयर को डोनेट कर देगा, बीच में रख देगा, जिससे ये भी यूज कर लेगा। तो इसकी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे करके दिखाई जाती है। तो ये जो फ्लोरीन है यहाँ पे बेसिकली आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, देखो ये जो, अब देखो जो डोनेट करता है उसके ऊपर डेल पॉजिटिव आता है, जो डोनेट करता है उसके ऊपर डेल पॉजिटिव आता है, और जो एक्सेप्ट करता है डेल नेगेटिव आता है। ये रहा, क्या सिर्फ यही फ्लोरीन डोनेट कर सकता? नहीं जी,
नीचे वाला फ्लोरीन भी कर सकता है। क्या ये डबल बॉन्ड यहीं पे रहेगा परमानेंट? नहीं जी, रहेगा ही नहीं यहाँ पे परमानेंट, तीनों जगह रहेगा। तो आपके पास बहुत सारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल हो सकती है। तो आपको यही देखना होता है कि इस कंपाउंड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये एक नॉर्मली ये बात देखी जाती है। अगर यहाँ पे एक बात और समझ लेना भाई सारे बच्चे बड़े ध्यान से, कि एक ऐसा कोई कंपाउंड ले लो आप जहां पे क्या हो कि वैकेंट ऑर्बिटल ना हो, वहां पे आपका तो ओवरलैप जो बेसिकली आपका कॉन्जुगेशन क्या होता है, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स में डीलोकलाइजेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सिर्फ पाई कहना जरूरी नहीं है। अभी ना क्लियर हुई आपको बात कि हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि क्या हो वहां पे। तो देखो कल वाला जो एग्जांपल था है ना, कल वाला एग्जांपल मैंने क्या लिया था, बेसिकली कल मैंने यही एग्जांपल तो लिया था कि सी डबल बॉन्ड O, यहाँ पे F लिया था मैंने, और कल यहाँ पे मैंने क्या लिया था, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे Cl लिया था। अब जैसे ही ये जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा। पॉजिटिव चार्ज बनने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज और ये लोन पेयर, क्या ये एक कॉन्जुगेशन नहीं है क्या? यस, बिल्कुल कॉन्जुगेशन है। तो ये जो डोनेट करता है वो 2p में डोनेट करता है। आप ऐसे समझो कि दो ना बराबर लेवल के बंदे बात कर रहे हैं, है ना, दो गरीब बच्चे बात कर रहे हैं, जो अमीर बच्चे बात कर रहे हैं। और यहाँ पे बेसिकली समझ में आ गया सर, बैक बॉन्डिंग, इसी को बैक बॉन्डिंग नाम दे दिया जाता है, बस और कुछ नहीं है। बैक बॉन्डिंग एक स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन है। अब यहाँ पे भी 2p में है, लेकिन ये 3p से जाएगा। यानी कि देखो ऐसी बात समझ लो कि ये बेसिकली क्या है, ये 8th क्लास का स्टूडेंट है, तो इसको ऐसा टीचर मिल गया जो आपका 8th लेवल तक काफी बेहतरीन पढ़ाता है, उसको 8th तक का काफी एक्सपीरियंस है। ये 8th क्लास का स्टूडेंट था, लेकिन ये वाला जो है बच्चा वो 10th को ज्यादा अच्छे से पढ़ाता है, तो वो हाई लेवल की चीजें पढ़ाता है, तो इसको इतना अच्छे से समझा नहीं पाएगा, इतना अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगा। अगर डिलीवर नहीं कर पाएगा तो बैक बॉन्डिंग अच्छे से नहीं होगी। ये आपका बेसिकली बात समझ में आई या नहीं आई? अच्छा भाई, एक पॉइंट मैंने मिस कर दिया, एक और स्पेशल टाइप का कॉन्जुगेशन होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया। तो बेसिकली आप यहाँ पे बैक बॉन्डिंग इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द कंपाउंड। यस, 12 टाइप का देखो भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो। इसी प्रकार आपका यहाँ पे लोन पेयर हो, इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, तो ये भी आपका कॉन्जुगेशन होता है, ये भी आपका एक कॉन्जुगेशन है। लाइक दैट है। तो ये आपका कार्बोकेटाइन टाइप का ही, क्योंकि कार्बोकेटाइन में भी वैकेंट पी ऑर्बिटल्स होता है, तो ऐसा अगर दिखे तो वो भी कॉन्जुगेशन होता है। अब आई बात समझ में, कॉन्जुगेशन क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, एक एग्जांपल रह गया भाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में कैसे कॉन्जुगेशन पॉसिबल है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगातार डबल बॉन्ड हो तो वहां पे कॉन्जुगेशन कैसे पॉसिबल है? तो उसका एग्जांपल आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड में भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। अब देख कैसे देखने को मिलती है भाई, ये वाला बॉन्ड अगर यहां मूव कर जाए और ये वाला जो लोन पेयर है, बेसिकली ये वाला जो लोन पेयर वो यहाँ पे आ जाए। अब ये यहाँ पे मूव करेगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये यहाँ पे मूव करेगा तो पॉजिटिव चार्ज, ये लोन पेयर इसको डोनेट करेगा यहाँ से, तो कैसे रेजोनेटिंग भाई, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर उसको कुछ इस एरो से डिनोट किया जाता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कुछ इस एरो से डिनोट किया जाता है, जो मैं करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बेसिकली सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल ब्रेक हो चुका है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे बेसिकली आएगा आपका ट्रिपल बॉन्ड, और इस ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ पे डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो ये देखो पॉसिबल हो गया। तो भाई हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे क्या हो सकता है, जो ये बेसिकली बोला है कि ये बेसिकली यहाँ पे हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन लगे तो हो सकता है वहां पे भी। अगर मान लो मैं यहाँ पे ये वाला बना देता, तो ये देखो, ये बात समझो आप कि यहाँ पे जो कॉन्जुगेशन हुई ना, वो कार्बन कार्बन के ऑर्बिटल्स में नहीं हुई है, वो आप ध्यान से समझो कि किस किस के बीच में हुई है। वो बेसिकली डोनेशन जो हुआ ना, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन का हुआ है कार्बन को, वो इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है। तो बेसिकली आप ना इस चीज को ध्यान से समझिए। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां से बनाई जा सकती है। अब आप इस बॉन्ड को यहाँ पे भी तो ब्रेक कर सकते हैं कि इस बॉन्ड को मैं तो यहाँ पे ब्रेक करूंगा। अगर आप यहाँ पे ब्रेक करोगे तो इसके ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, और यहाँ पे डेल पॉजिटिव। अब देखो ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये भी एक रेजोनेटिंग है, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये भी एक रेजोनेटिंग है, ये भी आपकी कैनोनिकल
स्ट्रक्चर है, ये भी आपका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है, लेकिन रियलिटी में ये तीनों फॉर्म ही एग्जिस्ट नहीं करती हैं CO2 की। रियलिटी में जो फॉर्म एग्जिस्ट करती है उसे रेजोनेंस हाइब्रिड बोला जाता है। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना हो तो कैसे बनाएंगे भाई? तो रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने का जो तरीका, पहले अपना कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कीजिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ड्रॉ कीजिए, तो ये ड्रॉ किया। उसके बाद बेसिकली आप डबल बॉन्ड भी ड्रॉ कर लीजिए यहाँ पे। तो बेसिकली इसको अब यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे देखो डबल तो है ही दोनों जगह, तो जो डबल है वो तो आप ड्रॉ कर ही लो। उसके अलावा आपने इस चीज को नोट किया कि यहाँ पे भी आपका पार्शियल, तो जो आपको दिखे ना कि ये रहा, तो यहाँ पे आपने दिखाया। ये डॉट डॉट मैं दिखा रहा हूं, इसका मतलब है कि कभी यहाँ पे आ रहा है कभी नहीं आ रहा है। इसका मतलब देखो डेल नेगेटिव मैंने यहाँ पे भी दिखाया, डेल नेगेटिव मैंने, डेल पॉजिटिव मैंने यहाँ दिखाया। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरा भी दिखा सकता हूँ कि यहाँ पे डेल नेगेटिव दिखा सकता हूँ, यहाँ पे डेल पॉजिटिव दिखा सकता हूँ। ये जो स्ट्रक्चर बनाई है इसी को बोला जाता है आपका रेजोनेंस हाइब्रिड, और यही इसकी रियल स्ट्रक्चर भी होती है। अब देखो भाई, अगर आपसे कोई पूछे कि CO2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो तरीका होता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है भाई? समझ में आ रहा है? ज्यादा बोरिंग तो नहीं होगा ना? अच्छा समझ में आ रहा है ना सर? ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना? ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में सेम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है ना, मतलब। अच्छा भाई, एक पॉइंट और मैं क्लियर कर दूं, रुचिता बताता हूं मैं आपके पॉइंट को भी। एक पॉइंट में और क्लियर कर दूं भाई, क्योंकि जैम 2020 में उससे क्वेश्चन पूछा था और बड़ा कंफ्यूज कर दिया था बच्चों को, बहुत सारे बच्चों ने शायद गलती की हो। कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम्स की पोजीशन चेंज नहीं होती है। रेजोनेंस का मतलब है सिर्फ डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थ्रू p ऑर्बिटल्स। मैंने किसी एटम की पोजीशन चेंज की है क्या? मैंने किसी एटम की पोजीशन चेंज नहीं की है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी भी एटम की पोजीशन चेंज नहीं होती है, लिंकेज चेंज नहीं होती है, जैसी लिंकेज है वैसी की वैसी रहती है। तो ये पॉइंट आप नोट बना के लिख सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। बॉन्ड ऑर्डर को मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताता हूँ। बहुत ही गजब समझ में आ रहा है सर? ओके अनामिका, देखो अनामिका फर्स्ट ईयर में है, तो यार मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूँ ताकि कोई भी बच्चा इस क्लास को देखे ना, उसको मजा आए, उसको समझ में आए सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में, ठीक है? और जो हाई लेवल की चीजें पढ़ना चाहता है वो भी इंतजार करे, उसको इतनी डिटेल की चीजें मिलेगी, वो कहेगा जी हाँ, यानी कि आपने तो 11th से लेकर MSc तक का पढ़ा दिया GOC, है ना? ऐसा ही करना है आप सभी के लिए, बनाए रहे बने रहे। तो नोट वाला पॉइंट क्या बना के लिखा है ना? हिंदी में लिख दूंगा भाई, क्योंकि हिंदी में काफी अच्छे से या जो भी है, इन रेजोनेट, है ना, बोलता हूँ हिंदी में, लिख देता है इंग्लिश में। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इन रेजोनेटिंग, या फिर आपका इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, only delocalization of electron through p orbitals या d orbitals भी हो सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिर्फ p, वो भी एक टाइप के अलग है, लेकिन बेसिकली p orbital ही बोलो अभी आप, सिर्फ p orbital। नॉट चेंज, अब मैं इसको रेड से लिख देता हूं, नॉट चेंज द पोजिशन, not change in position of atoms। अब मैं उसके लिए उस क्वेश्चन को काफी बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सकता हूं, थोड़ा सा इंतजार बनाए रखिए। तो ये वाला गोल्डन पॉइंट है भाई कि कभी भी रेजोनेटिंग क्या, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया नहीं है कि एटम की पोजीशन चेंज कर दी हो, नहीं की मैंने सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहा हूं। अब है ना, जैसे कि आशुतोष ने मुझसे एक सवाल किया था कि सर रेजोनेंस होता क्यों है? तो देखो, मैंने BF3 के केस में आपको समझाया कि रेजोनेंस का मतलब क्या होता है। रेजोनेंस का मतलब होता है कंपाउंड को स्टेबल करना। देखो क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पड़ोस में कोई दुखी है, आप देख रहे हो यार बहुत परेशान हो रखा है, तो आपका खुद का मन करता है कि मैं इसकी कुछ ना कुछ हेल्प कर दूं, ठीक है? मान लो कोई भूखा मर रहा है, जैसे कि आज के टाइम लॉकडाउन में बड़ी दिक्कतें आई हुई है, तो अगर मेरे पास पैसे, मुझे दिखता कि यार ये तो बहुत, तो मैं क्या करता हूँ, डोनेशन करता हूँ। उसके पास क्या खाली जगह पड़ी है बेचारे के पास, उसके पेट में खाली खाना नहीं है, यानी कि वैकेंट ऑर्बिटल है उसके पास, मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा है, तो मैं क्या कर दूंगा, डोनेट कर दूंगा। मुझे डोनेट करने से एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि मैंने किसी की हेल्प की, और उसको डोनेट करने से उसको क्या मिलेगा, उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, उसकी भूख मिटेगी। तो ओवरऑल क्या हो रहा, पूरा नेचर, पूरा एनवायरमेंट, पूरी पृथ्वी, पूरी वर्ल्ड
स्टेबिलिटी हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, वो भी स्टेबल हो रहा है और आप भी स्टेबल हो रहे हो। ऐसा नहीं कि खाना देने से सिर्फ वो स्टेबल हुआ है, खाना देने से आप भी तो स्टेबल हुआ, आपको भी तो एक सेटिस्फेक्शन मिला कि मैंने किसी की हेल्प की। बात समझ पा रहे हो? सारा खेल स्टेबिलिटी के लिए होता है। रेजोनेंस बेसिकली स्टेबिलिटी देने जाएगी या स्टेबिलिटी लेने जाएगी, है ना, वो देखा जाएगा कि कब क्या हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन, सारा इलेक्ट्रॉन कभी कोई देगा कभी कोई लेगा, कोई देगा तो कुछ रीजन रहा होगा, कोई लेगा तो कुछ रीजन रहा होगा, उसके पीछे रीजन आपको जरूर मिलेगा। ठीक है भाई, बात समझ में आई? अब मुझे पॉइंट, मैं शायद वो क्वेश्चन दोबारा से क्लियर कर देता हूं आपका, मैं उस दिन जो आया था। अच्छा, मैं और क्या पॉइंट बता रहा था भाई आपको, है ना, भूल जाता हूँ यार मैं बहुत सारे। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में मैं बता रहा था कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, है ना। हाउ टू फाइंड, इसकी नेक्स्ट टॉपिक टू ये है, हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग, हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालें। वैसे डिटेल में केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाऊंगा आपको बॉन्ड ऑर्डर एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, बट यहाँ पे भी देख लो भाई इस पॉइंट को। तो भाई सबसे पहला जो यहाँ पे देखने को मिलता है ना, सबसे पहला जो यहाँ पे देखने को मिलता है वो बेसिकली क्या देखने को मिलता है, बॉन्ड ऑर्डर का मतलब ही क्या होता है जी। बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है? तो बॉन्ड ऑर्डर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल में दो एटम्स के बीच कितने बॉन्ड बने हुए हैं, द नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल in a molecule between two atoms। ठीक है, इसके क्या बोलेंगे, number of bonds formed between two atom in a molecule, एक मॉलिक्यूल में। तो भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में बॉन्ड ऑर्डर निकालने का जो फार्मूला होता है, BO से मैं डिनोट करूंगा इसको, वो होता है आपका नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बाय में क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS बेसिकली मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं भाई। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फार्मूला क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स बाय में टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसको थोड़ी सी देर में डिस्कस करेंगे। अब मैं आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा देता हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना सिखा देता हूं, ठीक है। उसके बाद इस फार्मूले का यूज करेंगे, तो इस फार्मूले का यूज बाद में आएगा, है ना। इससे पहले आपका हाउ टू ड्रा अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कैसे ड्रा करेंगे, ठीक है। तो भाई सबसे पहले देखो यहाँ पे ये टॉपिक है हाउ टू ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किन किन बातों का ध्यान में रखना आपको, हाउ टू ड्रा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देखो भाई सबसे पहला और सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं भाई, सबसे पहला और सबसे सिंपल एग्जांपल लेते हैं। ये वाला बहुत ही कॉमन है, इसको काफी बेहतरीन तरीके से समझाया जा सकता है। देखो ये मैंने बेसिकली यहाँ पे लिया भाई। अब मुझे दिखा कि इस कार्बोकेटाइन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो अगर आपको दिखे ना इलेक्ट्रॉन की कमी, तो उसकी तरफ बॉन्ड को ब्रेक कर देना। तो ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहाँ पे पॉजिटिव। क्या ये नेगेटिव पॉजिटिव बॉन्ड बना लेंगे, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को डबल एरो से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और ये बेसिकली आपका कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये बेसिकली H2 नहीं है भाई, ये सिर्फ हाइड्रोजन है। यहाँ पे ये क्या भाई आपका सिर्फ हाइड्रोजन है, ये सिर्फ क्या है आपका हाइड्रोजन है। तो ये एक रेजोनेंस है भाई, ये हुआ। तो क्या इसके और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? नहीं है भाई, इसके दो ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कैसे कहाँ पे ब्रेक करोगे, और कुछ ब्रेकिंग का दिख नहीं रहा। तो यहाँ पे कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है भाई, एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है और एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। और इन दोनों की खास बात देखना भाई, इन दोनों रेजोनेटिंग की, ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो बिल्कुल सेम हो उन्हें बोला जाता है इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोला जाता है भाई, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होने से क्या होता है कि जब आप इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे, तो जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है ना, रेजोनेंस हाइब्रिड में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। जो इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होती है ना, अब देखो इन दोनों की सेम है, तो रेजोनेंस हाइब्रिड में इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो ये बात जरूर ध्यान रखना कि इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन है वो रेजोनेंस हाइब्रिड में बहुत ज्यादा होता है। अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाऊं तो कैसे बना सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, समझना भाई। ब्लैक से दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। तो यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे बेसिकली H लिखा मैंने, जो है वो तो ऐसा का ऐसा ही रहा। अब उसके बाद मैंने देखा कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है लेकिन परमानेंट नहीं है भाई,
यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है लेकिन परमानेंट नहीं है। तो देखो भाई ये मैंने किया बेसिकली, है ना, डॉट 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 लगाया, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आया भाई, यहाँ पे भी मैंने डॉट डॉट लगाया। इसका मतलब ये बता रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड तो है लेकिन वो परमानेंट नहीं है, यहाँ पे प्योर सिंगल बॉन्ड नहीं है। अब इसके ऊपर डेल पॉजिटिव यानी कि पॉजिटिव चार्ज आया था लेकिन वो परमानेंट नहीं था, इसलिए डेल पॉजिटिव दिखाया, और यहाँ पे भी बेसिकली मैंने डेल पॉजिटिव दिखाया। दिस इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस हाइब्रिड, ये इसकी रियल स्ट्रक्चर है। अब अगर आप कोई पूछे ना कि ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कितनी है, क्या नॉर्मल क्या होता है सर, क्या होता है मतलब, अरे इक्विवेलेंट नहीं दिख रही तुम्हें, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बिल्कुल एकदम इक्विवेलेंट है ये दोनों। देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, बता दूंगा जब नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे बता दूंगा। तो ये रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। अगर आपसे कोई पूछे, देखना भाई एक चीज देखना, कंपैरिजन देखना बहुत ध्यान से कि क्या कंपैरिजन करवा रहा हूं आपसे, कि मैं मान लेता हूं, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं यहाँ पे, देखना कि ये सेकंड कंडीशन है, यहाँ पे आपका कार्बन कार्बन यानी कि एल्कीन है, बेसिकली ये इथीन है, इथीन, ठीक है। अब यहाँ का इन्होंने बोल दिया कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, ये जो आपकी बॉन्ड लेंथ है, अब आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, आप सभी बता देना भाई, ये जो बॉन्ड लेंथ है वो ए है, यहाँ की बॉन्ड लेंथ ए है, और यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है, ये क्वेश्चन दे देगा, यहाँ की जो बॉन्ड लेंथ है वो बी है। बताओ भाई किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है? तो आपको बॉन्ड लेंथ बतानी किसकी ज्यादा है, आपको क्या बतानी है कि किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, आपको ये बताना है। तो सर 3 केस हुआ क्या? नहीं भाई, नो, 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये, यहाँ पे सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर होती है, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती है, ये तो रियल स्ट्रक्चर है ना भाई। ये आपका बेसिकली क्या है, इसे हम रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं, ये तो आपका रियल स्ट्रक्चर है, ये कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पे सिर्फ 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। कितनी? ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन क्या होता है सर? कंट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है भाई, देखो ये जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है, अब देखो अभी तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रही है, अभी तो 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, लेकिन आगे जैसे जाओगे 15-15, 5-5, 6-6, 10-10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना। अब जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जितने इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनका कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा होता है, समझा दूंगा इसका मतलब। अब देखो रमेश ने कहा ए और जगराता एंड अनामिका ने भी कहा ए, बिल्कुल ये बात उन्होंने गलत कही है ना। देखो यार कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड छोटा होता है, बॉन्ड लेंथ छोटी है, और यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए ना कि कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, तो मैं कहूंगा कि बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ए। किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी भाई? बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी ए से। क्यों? क्योंकि बी आपका प्योर डबल बॉन्ड नहीं है। अगर प्योर डबल बॉन्ड नहीं तो उसमें सिंगल कैरेक्टर आया होगा, अगर प्योर डबल बॉन्ड नहीं है तो उसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया हुआ, और सिंगल बॉन्ड जो है आपका वो लॉन्गर होता है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड। इसी चीज को मैं बॉन्ड ऑर्डर से भी कंपैरिजन करवा सकता हूं। अगर आप इस कंपाउंड में बॉन्ड ऑर्डर निकालने जाओगे, देखो अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालूं उसका, तो क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो कितने बॉन्ड दिख रहे हैं भाई? 1 2 3, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं? 3 बॉन्ड दिख रहे हैं, ठीक है। आपको वो देखने जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो 3 बॉन्ड है, और उसके बाद कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। पर्टिकुलर आपको एक बॉन्ड को फिक्स कर लेना, जैसे मुझे यहाँ पे इस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर निकालना था भाई, है ना, इसका निकालना था, तो इसको मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है। यहाँ पे देखा 2 है इनके बीच में, और यहाँ पे देखा मैंने 1 है, तो कितने बॉन्ड हो गए टोटल दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मिला के? 3। यहाँ पे डबल 1 3, और कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 2। तो यहाँ का बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया भाई? 1.5, यानी कि इनके बीच में जो है। और अगर आप दूसरे के केस की बात करोगे, ये तो मैंने बी के केस की बात की, अगर आप ए के केस की बात करोगे तो क्या कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो जितना बॉन्ड होता है वही है। यहाँ पे आपका जो बॉन्ड ऑर्डर वो 2 है, एंड बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होता है, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी होती है इसकी बॉन्ड लेंथ। अगर आपको कंपैरिजन समझ में आ गया होगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। बोलो भाई समझ में आ रही है या नहीं आ रही बात? यस सर, ये भी समझ में आ गया, ओके वेरी गुड। किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई चीज समझ में ना आ रही हो? तो ये है बात भाई। अब और भी बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं, देखना भाई कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। तो बॉन्ड ऑर्डर की कहानी समझ में आई कि कैसे निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर? ऐसे निकाला जाता है भाई बॉन्ड ऑर्डर। आओ कुछ और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, काफी अच्छी काफी बड़ी रेजोनेटिंग। अब देखो यार प्रैक्टिस करनी है आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ की जाती है,
ठीक है, तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए मैं आपको एक सिंपल सा ही कंपाउंड दे रहा हूं और बताना कि इसके अंदर आपका कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज डबल, यहाँ पे फिर से डबल, यहाँ पे आपका फिर से मैं बेसिकली बोल देता हूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये डबल बॉन्ड बना है, ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली मैंने फिर से आपका डबल बॉन्ड दिखा दिया है। इस कंपाउंड में बताना कि नंबर ऑफ आरएस बताइए। पहले ना आरएस देखने के लिए, ये सब समझ आ गया, पहले ना आपको आरएस बताने के लिए, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर निकालने के लिए, कैनोनिकल स्ट्रक्चर निकालने के लिए आपको कॉन्जुगेशन ढूंढ देना है। आपको क्या ढूंढ देना है? कॉन्जुगेशन ढूंढ देना है। तो कितना बड़ा क्वेश्चन है, इसकी पता नहीं कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, और सारी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगी, सारी इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होंगी, ये बात जरूर आपको देखना है। जैसे अगर मैं डिस्कस करूं इसका अगर मैं डिस्कस करूं, है ना, इसका अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो भाई बेसिकली क्या है, सबसे पहले डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है, यस, डबल सिंगल सिंगल डबल, यस, डबल सिंगल डबल, यस, डबल सिंगल पॉजिटिव। यानी कि जो मैं मार्क कर रहा हूं भाई, देखना आप ध्यान से, जो चीज मैं आपको मार्क कर रहा हूं क्या वो कॉन्जुगेशन है, क्या वो पूरा कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है क्या? अभी देखना भाई, काफी ध्यान से देखना। तो ये वाला सिस्टम मैंने देखा कि कॉन्जुगेशन यहाँ हो रही है इनके बीच में, ये सारी कॉन्जुगेशन है। अब बनाओ भाई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी, अब बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो देखो कैसे कैसे बनेंगे भाई, आओ प्रैक्टिस करवा देता हूं आपको एक क्वेश्चन लेके। तो यहां से शुरुआत करते हैं कि क्या सबसे पहले क्या करेंगे, इस बॉन्ड का यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, इस बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। तो सबसे पहले जो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, सबसे पहले जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी, वो कुछ ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सारा सेम रहेगा, अभी कोई चेंज नहीं आया, अभी सिर्फ जो चेंज आया वो क्या आया उसको मैं बता रहा हूं आपको देख के। ये रहा यहाँ पे आपका, अब देखो क्या हुआ था बेसिकली, अब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बन गया है और पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ गया। अब आप ध्यान से एक चीज देखो भाई, ये आपका नॉन इक्विवेलेंट है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम नहीं है। एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, यस, इसको बेसिकली एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन बोलते हैं कि कॉन्जुगेशन दूर तक गया है, पूरे कंपाउंड में जहां तक लास्ट तक कॉन्जुगेशन गया है ठीक है। तो ये गया। अब आप ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खुद थी, उसके बाद ये भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, दूसरी तीसरी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे, इस डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे ब्रेक कर दो। तो करो भाई ब्रेक, आप यहाँ पे ब्रेक करने के बाद आप बेसिकली क्या बनाओगे, मैंने काफी कॉम्प्लेक्स सा ही एग्जांपल ले लिया आप सभी के लिए, है ना, कोई बात नहीं भाई, ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड आ गया है, अब यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, ये तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये तीसरी। इसके बाद आप इसकी फोर्थ बनाओगे। फोर्थ कैसे बनाओगे, इस डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे ब्रेक करोगे, इस डबल बॉन्ड को आप यहाँ पे ब्रेक करो। उसके बाद देखो भाई, तो आपकी अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपकी जो तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कैसी आ जाएगी भैया, आपका डबल यहाँ पे, ये आपका डबल यहाँ पे, अब यहाँ पे डबल आ गया और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब ये आपकी फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गई। अब आपकी एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है कि ये वाला आपका यहाँ तक आ जाएगा। तो जितना जितना जहां तक कॉन्जुगेशन होगा ना, वहां तक आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते जाना है, ठीक है। तो ये बेसिकली बनेगी। तो इसकी जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो आप कैसे बनाओगे भाई, देखना, इसकी जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो कुछ आप ऐसे बना रहे होगे। और इसका अब आपको रेजोनेंस हाइब्रिड भी बनाना पड़ेगा। इसका रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे आया था तो पॉजिटिव चार्ज आपका यहाँ पे आ गया। अब आप एक चीज नोट करो, आप एक चीज नोट करो कि यहाँ पे पहले क्या था कि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा था, अब यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है। यहाँ पे आपको डबल दिख रहा था पहले, लेकिन यहाँ पे सिंगल आ गया है। तो देखो भाई कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई मैंने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई। अब इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाते हैं। रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए क्या कहा था मैंने, रेजोनेंस। अब ना आपसे इनकी स्टेबिलिटी भी कंपेयर करवाएंगे, बोलेंगे बताओ कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा स्टेबल है ना, बोलेंगे कौन सी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल सबसे ज्यादा स्टेबल है। तो उसमें आपको इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का भी कंसेप्ट देखने को मिल सकता है, वो बाद की बातें हैं, देखेंगे उसको, ठीक है। अब बनाओ भाई, इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, पहले आप सिंगल बॉन्ड बना लो,
है ना। पहले आप सिंगल सिंगल चीजें ड्रॉ कर लो, ये मैंने सिंगल सिंगल चीजें यहाँ पे ड्रॉ की। उसके बाद जहां पे भी आपको डबल बॉन्ड कैरेक्टर दिख रहा है वहां पे लगा दो। तो मुझे दिखा कि यहाँ पे डबल था, तो यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया। यहाँ पे भी डबल आ गया इस स्ट्रक्चर में देखो, तो यहाँ पे भी मैंने डॉट डॉट, अंदर लगाओ बाहर लगाओ कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी डॉट डॉट, 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 यहाँ पे भी, और यहाँ तक। अब यहाँ पे पॉजिटिव डेल पॉजिटिव यहाँ पे आया था। उसके बाद जो दूसरा डेल पॉजिटिव है बेसिकली वो कहाँ पे था भाई आपका, यहाँ पे डेल पॉजिटिव था। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डेल पॉजिटिव आया था तीसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, वो यहाँ पे डेल पॉजिटिव था। उसके बाद जो डेल पॉजिटिव आया था वो यहाँ पे था, और उसके बाद जो रेजोनेटिंग आया था यहाँ पे। दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज योर रेजोनेंस हाइब्रिड, दिस इज योर रियल स्ट्रक्चर। ये इसकी सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेगी। बोलो भाई, वन मैक्सिमम स्टेबल होगा शायद। छोड़ो अभी स्टेबिलिटी की बात छोड़ो, पहले आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सीख लो। तो बना लोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, पॉसिबल, समझ में आई बात, है ना। तो ये होती भाई बेसिकली रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो यार, बेंजीन में जो सबसे पहले हमने शुरुआत की थी वो तो यहाँ से शुरुआत की थी। कहाँ से? कि यहाँ से शुरुआत की थी कि ये आपका साइक्लोहेक्सीन है और ये आपका बेंजीन है ना, ये आपका बेंजीन है। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे जो देखा जाता है कि ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है इसकी बॉन्ड लेंथ होती है 1.34 पिकोमीटर, और यहाँ के जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो 1.3 पिकोमीटर होती है, जो कि सिंगल बॉन्ड की भी होती है। अब ऐसा क्यों हुआ था? अब ऐसा क्यों हुआ था? ड्यू टू रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेशन हम साफ साफ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे डबल है, यहाँ पे सिंगल है, फिर डबल है। इसकी दूसरी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे तो कैसी आ जाएगी भाई, देखो इस बॉन्ड को आपने यहाँ पे ब्रेक किया तो यहाँ पे नेगेटिव आया, यहाँ पे पॉजिटिव आया, इस पॉजिटिव को इस बॉन्ड को आपने यहाँ पे, तो यहाँ पे डबल बनेगा, है ना। उसके बाद यहाँ पे डबल बनेगा और उसके बाद यहाँ पे डबल बनेगा। अब ध्यान से देखो, अगर इसको मैं 1 बोलूं और इसको मैं 2 बोलूं तो पहले में 1 और 2 पे डबल बॉन्ड दिख रहा है, लेकिन दूसरी में आपको 1 और 2 पे सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। इसका मतलब दीज आर नॉट ट्रू स्ट्रक्चर, दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हाइपोथेटिकल स्ट्रक्चर। आ रही है बात समझ में? कोई डाउट तो नहीं है? तो इसको बेसिकली अगर इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाओगे तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड वो कुछ ऐसे बनाया जाता है कि जो डबल बॉन्ड है आपको वो सारी जगह ही दिखाई दे रहा है ऐसे। तो इसीलिए आपने नोट किया होगा कभी कि बेंजीन को हम ऐसे लिखते हैं, और बेंजीन को ऐसे लिखा जाता है शॉर्ट फॉर्म में ऐसे। इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्शियल जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो हर कार्बन पे है। कितने? अगर इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो, इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का रीजन समझते हो? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना तो कैसे निकालोगे? इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालने का किसी भी एक बॉन्ड को पकड़ लेते हैं, फॉर एग्जांपल 1 और 2 को पकड़ लिया तो वहां पे आपका क्या नजर आ रहा है भाई? वहां पे आपका क्या नजर आ रहा है? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या नजर आ रहा है? सिंगल बॉन्ड। तो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका 3 बॉन्ड और 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना? 1.5 है, और इसका बॉन्ड ऑर्डर जो बेसिकली वो प्योर 2 है, क्योंकि यहाँ पे कोई रेजोनेंस नहीं है। तो ये मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 है ना? यस दीपक, बिल्कुल सही सोचा आपने, बिल्कुल सही समझा। तो ये बात समझ में आई आपको? तो यहाँ ये होता है बेसिकली, ये आपका बेसिकली रेजोनेंस है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो मेरी बात को? किसी बच्चे को डाउट है क्या? कोई किसी स्टूडेंट को कोई डाउट रेजोनेंस के बारे में? काम आएगी रेजोनेंस, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा काम आएंगी। तो कल फिर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे, और है ना स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे। तो मेरे हिसाब से आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। जब तक मैं 2-4 आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे देता हूँ, उनके होमवर्क दे देता हूँ आप सभी को कि इनकी आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना बना के बताने की कितनी होगी। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूं सबसे पहले इस वाले कंपाउंड की, कि इसके अंदर इनके अंदर आपको इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, और इनका रेजोनेंस हाइब्रिड बताना है, और आपको यह भी बताना है कि कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो मैं कुछ कॉम्प्लेक्स लिख रहा हूं, ठीक है। तो इनको आपको बताना है कि कैसे कैसे यहाँ पे पॉसिबल होगी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल होंगी और कौन कौन सी पॉसिबल होंगी बेसिकली वो आपको बताना है। तो ये आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं बेसिकली कुछ इस टाइप से। मंडे को टेस्ट, हाँ यस टेस्ट मंडे को लेंगे भाई।
क्योंकि काफी बच्चे कह रहे हैं कि टेस्ट मंडे को ले लेना चाहिए, तो मैं मंडे को लूंगा वही टेस्ट। स्टीरियो का टेस्ट मंडे को होगा, रेडी रहना सभी बच्चे। जो टॉप आएगा, जो बढ़िया स्कोर लेके आएगा, उसको मेरी तरफ से गिफ्ट आएगा, ठीक है, कुछ न कुछ पक्का। तो तैयार रहना भाई। ये आपका बेसिकली है किसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनानी है, ठीक है। फिफ्थ जो बेसिकली आप बना सकते हो वो आप बना सकते हो कुछ ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, ठीक है। आप बेसिकली ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। सिक्स जो आप बना सकते हो बेसिकली कुछ और थोड़ी सी अच्छी दे देते हैं आपको, ये तो अभी नहीं गिनेगा। सिक्स में आपको दे देता हूँ। इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के लाना भाई, ठीक है। कर दिया भाई, मंडे को कर दिया टेस्ट मंडे को कर दिया। तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के लाना घर से कि इनके कितने कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इनके रेजोनेंस हाइब्रिड बनाना, ये सारी बातें करके आना। किसी बच्चे को कोई डाउट है आज की क्लास में, किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो आज की क्लास में, कल भी डिस्कस करेंगे रेजोनेंस काफी अच्छे से, अच्छे अच्छे एग्जांपल डिस्कस करेंगे। रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है वो डिस्कस कल करेंगे। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी क्या होती है वो डिस्कस करेंगे। तो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे भाई बाकी सारी बातें, ठीक है। सर आज मेरा थर्ड क्लास था तो मंडे टेस्ट नहीं दे पाऊंगा, स्टीरियो नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं भाई। जिसको नहीं देना वो मंडे को मत देना, वो टेस्ट वैलिड रहेगा। आप पूरे ईयर कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। आप पूरे ईयर कभी भी दे सकते हैं। 1 का 3 है। अरे भाई आराम से दीपक, आराम से प्रैक्टिस करो, घर पे बनाओ, कल देख लेंगे, ठीक है। तो समझ में आ गई भाई बात। किसी स्टूडेंट को कोई डाउट हो तो मुझे पूछ सकता है भाई। तो कल आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा भाई, तो स्टीरियो के डाउट भेज दो भाई आप मुझे। कल आपका डाउट क्लियरिंग सेशन भी है। अगर मेरे पास डाउट ही नहीं आएंगे तो काहे की क्लास लूंगा मैं। और आपने किसी ने डाउट ज्यादा भेजे नहीं है, 4-5 डाउट आए हुए मेरे पास टोटल, 4-5 डाउट है मेरे पास टोटल। बस डाउट भेजो भाई ज्यादा से ज्यादा, है ना। चलिए भाई, आप सभी बच्चों को मेरी तरफ से गुड नाइट और ऑफ करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे। बेंजीन और साइक्लोहेक्सीन का बॉन्ड ऑर्डर के बारे में बता दीजिए सर। ओके रमेश, ठीक है। तो रमेश बेसिकली क्या है कि बेंजीन में बॉन्ड ऑर्डर निकाल, ये तो यहाँ तो कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, तो दो कंपाउंड में जो बॉन्ड होता है वही आपका सर्कल। तो डाउट सेशन है ना। यस किरण बिल्कुल है। तो भाई यहाँ पे तो परमानेंट डबल बॉन्ड है क्योंकि कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं। तो इसका जो देखो, अगर आपका कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है ना, क्योंकि एक ही बॉन्ड दिख रहा है। अगर डबल बॉन्ड हो, है ना, और कोई रेजोनेंस में नहीं हो, कहीं कॉन्जुगेशन में नहीं हो, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 2 होता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो 3 होता है। अब अगर रेजोनेंस हो रही है तो वहां पे क्या देखा जाता है कि आपको एक पर्टिकुलर ये बॉन्ड पकड़ लिया आपने, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो 2 बॉन्ड यहाँ पे हो गए, है ना, इनके बीच में, और यहाँ पे 3 हो गए, एक बॉन्ड यहाँ पे होगा इनके बीच में, सिंगल बॉन्ड। तो टोटल 3 बॉन्ड। और कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या क्या 3/2, तो 1.5 बॉन्ड ऑर्डर आ गया भाई। ऐसे किया जाता है, ठीक है भाई। चलिए गुड इवनिंग आप सभी को, थैंक यू।